जैन देखिए, कल हमने यूएनओ के बारे में समझा था। यूएनओ क्या होता है उसको समझा था, उसका मुख्यालय का स्थापना कब हुई थी, उसके इतिहास के बारे में समझा था और उसका क्या कार्य है ये भी हमने समझा था। उसके अलावा हमने ये पता किया था कि यूएनओ के जो प्रमुख 6 अंग हैं वो 6 अंग कौन कौन से हैं और उनके जो मुख्यालय हैं वो कहाँ पर स्थित है। आगे अब उन्हीं 6 अंगों के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे और डिटेल में उनके बारे में जानेंगे कि उनका कार्य क्या है, वो समझते हैं। तो 6 अंग कौन कौन से थे, सबसे पहले हम याद करते हैं। सबसे पहला कौन था? सबसे पहला था महासभा, दूसरा था सुरक्षा परिषद, तीसरा था आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा था प्रन्यास परिषद, पांचवा जो था उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। 6 है। तो इन 6 को एक एक करके हम समझते हैं क्या है इनके महत्वपूर्ण कार्य। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं महासभा के बारे में। तो महासभा जो है, तो इसमें क्या होता है, जितने टोटल हमें पता है कि यूएनओ में टोटल 193 देश वर्तमान में हैं। कितने हैं? 193 देश। तो 193 देशों में से सभी देश अपने प्रतिनिधि जो हैं भेजते हैं और अधिकतम जो प्रतिनिधि एक देश भेज सकता है वो 5 भेज सकते हैं। यानी एक देश के द्वारा अधिकतम 5 प्रतिनिधि जो हैं वो यूएनओ के अंग हो सकते हैं। तो एक देश भेजेगा, लेकिन उसमें से जो वोट देने का जो पावर है, ठीक, वो केवल एक के पास ही रहेगा। ठीक है, 5 भेज सकते हैं और वोट देने का नहीं, किसी भी प्रश्न चिन्ह में अगर वोट देने की जो शक्ति है वो केवल एक के, सदस्य जरूर 5 जाते हैं लेकिन वोट केवल एक दे सकता है। तो यहाँ पे हम देखें, इसमें से सभी देश जो है प्रतिनिधि शामिल होते हैं। किसमें? महासभा में। तो महासभा में क्या होता है कि जितने देश हैं 193 देश, उन 193 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। इसलिए इसको महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। विश्व का लघु संसद भी इसे कहा जाता है। तो प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है, क्वेश्चन में एनटीपीसी में आया भी था कि विश्व का लघु संसद इनमें से किसे कहा जाता है। तो उसमें से यूएनओ के कुछ 4 अंग दिए गए थे, इन चारों में से पूछा गया तो किसे कहा जाता है? लघु संसद महासभा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी में हर देश अपने सदस्यों को भेजते हैं। तो अधिकतम कितने सदस्य भेज सकता है? 5, और जो वोटिंग पावर है वो केवल एक के पास ही होगी इसके बाद, यानी प्रत्येक देश अधिकतम 5 सदस्य भेज सकता है, ये हमने पता कर लिया। इसके अलावा अगर कोई, जैसे 193 देश हैं, कोई और नया देश शामिल होना चाहता है इसमें, तो शामिल होने के लिए सुरक्षा परिषद जो है, ठीक है, इसके द्वारा जो कहा जाएगा कि अगर इस शामिल करना है तो क्या है, इसमें जो जितने सदस्य हैं उसके अगर 2/3 सदस्यों ने बहुमत में हाँ कह दिया कि हाँ भैया इस नए देश को इसमें शामिल कर लिया जाए, तभी क्या हो सकता है कि महासभा में कोई दूसरा नया देश शामिल हो सकता है। मतलब जैसे टोटल जितने भी सदस्य हैं 193 सदस्य हैं, तो 193 सदस्यों में से जितने सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य, ठीक है, तो अगर इसका निकालेंगे तो 2/3 सदस्य निकालेंगे तो 3 6 18, तो ये आ गया, और 3 6 18, फिर इसके बाद कितना आ गया? 3 चौके 12, ठीक, गुणा कर देंगे लगभग, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, लगभग 125 से ऊपर सदस्य, लगभग 128 सदस्य कम से कम अगर सहमति करेंगे कि हाँ भैया नए देश को शामिल करना है, तभी वो देश शामिल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये इसका कार्य क्या होता है, तो महासभा का कार्य क्या है ये समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि यूएनओ का एक सदस्य और भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का काम किसका है? महासभा का। ठीक है, तो महासभा का कार्य कौन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसके न्यायाधीशों का नियुक्ति का कार्य महासभा का है। इसके अलावा नए देशों की सदस्यता, अगर कोई नया देश ये चाहता है कि हम यूएनओ का सदस्य बने तो उसको बनाने का कार्य कौन करेगा? महासभा। ठीक है, उसके अलावा महासचिव की नियुक्ति जो है इसका कार्य कौन करता है? तो महासभा ही करता है। महासचिव कौन है? जो सचिवालय है, अगला आगे हम अंग पढ़ेंगे, तो सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसे हम क्या कहते हैं? महासचिव। तो महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो महासभा ही करती है। इसके अलावा बजट, जो हमने बताया था कि प्रति 2 वर्ष में जो है बजट सभी देशों द्वारा दिया जाता है, तो बजट का जो भी एकत्र करना का काम है, कलेक्ट करने का काम है, वो भी कौन करेगा? महासभा। लेकिन ये जितने भी कार्य हैं ये सुरक्षा परिषद की निगरानी में ही महासभा द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गया कि महासभा का कार्य क्या है, तो ये प्रमुख कार्य हमको यहाँ पे पता चल गया। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जैसे बहुत सारे नए सदस्य, शांति और सुरक्षा मुद्दे, ठीक है,
जैसे विश्व में लड़ाई हो गई कहीं पे, ठीक है, तो शांति किसी देश की या भंग हो रही है तो शिकायत दर्ज कराना है तो यहीं पे भी शिकायत की जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा बजट के लिए भी हमने आपको बता दिया कि बजट के लिए भी प्रावधान क्या है, इसी से होता है, ठीक। तो कोई भी अगर नई चीज़ें, कोई भी नया देश शामिल होना चाहता है, इसके अलावा बजट का जो प्रावधान है, उसके अलावा मुख्य न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, उसके न्यायाधीश की नियुक्ति, और क्या दूसरा देश शामिल होना चाहता है तो उनको नियुक्त करना है तो कौन करता है, महासभा ही करेगी। और महासभा के कौन करेंगे, जितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं टोटल, 193 का 2/3 बहुमत होना चाहिए कम से कम। 2/3 लगभग 128 130 के समथिंग आप समझ सकते हो कि कम से कम 193 में 128 सदस्य जो हैं वो हाँ करेंगे, तभी ये सब नियमों का ये पालन कर पाएंगे। तो अब महासभा के बारे में हमें सारी चीज़ें पता चल गई। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं, तो महासभा को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हमें पता चल गई। अब हम दूसरा देखेंगे, सुरक्षा परिषद, ठीक। तो सुरक्षा परिषद दूसरा अंग जो है हमारा UNO का, इसके बारे में समझते हैं। सुरक्षा परिषद भी ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण अंग है UNO का। वास्तव में UNO जो चलता है ये इसी के निगरानी में ही चलता है। तो जब ये शुरुआत में UNO का निर्माण हुआ था, हमने बताया था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसका निर्माण हुआ था, और डेट याद होगी स्थापना की, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और स्थापक कौन थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जिनको हम कहते हैं डी रूजवेल्ट, उन्होंने इसकी स्थापना की थी UNO की। तो उस समय जितने सदस्य देश थे तो उसमें अपना भारत देश भी शामिल था उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं सुरक्षा परिषद क्या है। तो वास्तव में सुरक्षा परिषद ये देखता है कि विश्व में जो लड़ाई झगड़े कहीं हो जाते हैं, ये देश में कहीं ये देश, वो देश में, ठीक, तो वो देश में जो लड़ाई झगड़े हैं वो ज़्यादा उच्चतापूर्वक तक ना उठ सके, उसको कम कराने के लिए जो मेन काम है वो सुरक्षा परिषद का है। और विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो पुलिस की तरह काम करती है वो सुरक्षा परिषद ही करती है। इसीलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं, सुरक्षा परिषद को, क्योंकि लड़ाई झगड़ों को रोकना तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखना का कार्य सुरक्षा परिषद को ही है। ये वास्तव में एक तरीके से कार्यपालिका की तरह कार्य करता है। कार्यपालिका मतलब जो एक कार्यपालिका की तरह ही कार्य करता है। और ये बात आप ही समझ गए, इसका कार्य क्या है, दुनिया में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान समय में जो इस सुरक्षा परिषद के जो कुल सदस्य हैं, टोटल मतलब सदस्य देश हैं, टोटल देश तो 193 हैं, उन 193 देशों में से जो टोटल सदस्य हैं वो कितने सदस्य हैं, तो 15 जो है कुल सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं, 15 है। 15 में से 2 प्रकार से बांटा गया है। 15 में से 5 सदस्य जो है स्थायी हैं। स्थायी का मतलब है वो परमानेंट सदस्य रहते हैं, ठीक है, मेन राजा की तरह हैं, वो जो कहेंगे उनका ऑर्डर माना जाएगा। उसके अलावा 10 सदस्य जो हैं वो अस्थायी हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कितने सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में, 15, ठीक। स्थायी कितने हैं, 5, अस्थायी कितने हैं, 15। स्थायी में देश आपको याद रखने हैं कौन कौन से स्थायी देश, तो स्थायी में एक है अमेरिका, दूसरा है रूसिया, तीसरा है चाइना, चौथा ब्रिटेन, 5वां है फ्रांस, ठीक। तो 5 देश हैं, कौन कौन से हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। 10 जो अस्थायी देश हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनका निर्वाचन किया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष में, यानी हर 2 वर्ष बाद क्या होता है, 10 देशों में से निर्वाचित किया जाता है कि अब स्थायी सदस्य कौन रहेगा 2 वर्षों के लिए। तो इसमें अपना भारत भी आता है और भारत एक अपना जो है अस्थायी सदस्य है, ठीक है। इसके अलावा जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास एक विशेष शक्ति है जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर का मतलब ये है कि इसे वर्ल्ड में कोई भी समस्या का इशू आ गया, किसी भी चीज़ की किसी भी मुद्दे के बारे में कोई नियम या कानून बनाया गया, तो होता क्या है, इन 5 देशों की सहमति जरूर होनी चाहिए। मतलब अगर कोई नया कानून बनाया जाता है वर्ल्ड में, ठीक है, तो इन 5 देशों की सहमति होनी चाहिए। अगर ये 5 देशों में से किसी भी देश ने मना कर दिया, यानी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया, वीटो पावर का इस्तेमाल ये कर दिया, मतलब जैसे कि अगर मान लो कोई जैसे इश्यू है भारत और पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दा के बारे में है, ठीक है, या फिर अगर एक ये बात मान लें कि अभी बीच में ये चल रहा था कि इंडिया को भी स्थायी सदस्य बनाना है सुरक्षा परिषद UNO का। तो इसके लिए सारे देश जैसे कि अमेरिका, ठीक है, रूस और इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस, इन्होंने सभी ने कहा कि हाँ ठीक है, भारत क्योंकि बहुत ही पहले से जब UNO की स्थापना हुई थी तभी से इसका सदस्य रहा है और उसने मतलब इसका सहयोग किया है, तो भारत को इसका सदस्य बनना है। तो इसके लिए और बाकी सभी सदस्य देश जो हैं, इसके लिए हमने आपको बताया क्या, बाकी लगभग 128 देश जो हैं उनके सदस्य जो हैं हाँ में इनको जब चाहिए, अगर ये सपोर्ट में होंगे तो भारत स्थायी सदस्य बन जाएगा। लेकिन अगर इन 5 देशों में से किसी एक देश ने भी निगेटिव
कर दिया, मतलब कि नहीं बनना, अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया, तो फिर बाकी जितने देश हैं वो अगर हाँ करते भी रहेंगे तब भी भारत को स्थायी सदस्यता नहीं प्राप्त हो सकती है। इसमें स्थायी सदस्यता के संदर्भ में जो चाइना है ये लगातार अड़ंगा लगाता रहता है, अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर देता है कि भारत को स्थायी सदस्यता नहीं प्रदान करना है। ठीक है, तो बाकी ये सभी देश जो है ये स्थायी सदस्य बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, भारत के इसमें पक्ष में है। ठीक है, और इसके अलावा वीटो शक्ति का जो प्रयोग है ये वास्तव में देखो तो यही 5 देश हैं, और यही 5 देश, दुनिया में कोई भी कानून अगर लागू होगा तो इन 5 देशों ने अगर हाँ भर दिया तभी वो कानून लागू होगा। इन 5 में से अगर किसी एक ने भी ना कर दिया तो वो कानून नहीं लागू होगा और उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था NTPC में इस बार कि सबसे ज़्यादा वीटो शक्ति का प्रयोग किसने किया है। तो सबसे ज़्यादा वीटो शक्ति का प्रयोग जो है रूस ने किया है, भारत को बचाने के लिए। भारत का साथी रहा है रूस बहुत ही पुराने समय में, तो कई बार भारत को कई समस्याओं से बचाने के लिए वीटो शक्ति का उपयोग रूस ने किया है, और सबसे ज़्यादा प्रयोग रूस ने ही वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये देखा जाए कि हमारा भारतवर्ष जो है ये कि इसका स्थायी सदस्य बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो उस पर कई चीज़ें हैं वो हम समझ सकते हैं। देखो, कुछ पक्ष ऐसे हैं निगेटिव कि भारत मतलब इसका स्थायी सदस्य बनने के लिए जो नकारात्मक पक्ष हैं वो कौन से हैं उनको देख लेंगे। उसके अलावा सकारात्मक कुछ पद ऐसे भी हैं जिनको हम समझेंगे कि किन पक्षों के द्वारा भारत ये कह सकता है कि हम वीटो शक्ति यानी स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के हकदार हैं। तो निगेटिव पक्ष में देखो एक ये NPT और CTBT। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। NPT इसका मतलब ये है कि इन 5 देशों के अलावा जो इन पर सिग्नेचर कर देगा, ये असाइनमेंट है AMU, ठीक है, इन पे अगर सिग्नेचर कर देगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें कि परमाणु जो प्रेक्षण होते हैं, ठीक है, उन पे परमाणु प्रेक्षणों पर या मिसाइल बम आदि प्रेक्षणों का उपयोग वो नहीं कर सकता। जबकि भारत ने ये पहले ही कर दिया था और बिना इन पे साइन किए भारत ने परमाणु मिसाइल और परमाणु बमों का परीक्षण कर लिया है। तो ये एक निगेटिव पहलू है कि बिना इन पे साइन किए भारत ने इन AMU पर साइन नहीं किया हुआ है। इसके अलावा बजट का मुद्दा ये जो है भारत को अहम बना देता है। बजट का मुद्दा कि भारत जो है बजट वास्तव में जो देता है UNO में लगभग 1% ही देता है, बहुत कम पैसा भारत यहाँ पे देता है, तो बहुत कम पैसा देता है, इसीलिए सुरक्षा परिषद में ये भी एक निगेटिव कारण है कि भारत जो है यहाँ पे पिछड़ सकता है। इसके अलावा एक और कश्मीर का मुद्दा कि पाकिस्तान जो है ये UNO में कश्मीर का मुद्दा बहुत बार उठा चुका है। ठीक है, तो अगर वीटो शक्ति पावर मिल गई भारत को या भारत स्थायी सदस्य हो गया इसका, तो ये कश्मीर जो है भारत तुरंत अपने हाथ में ले लेगा, मतलब वीटो शक्ति का प्रयोग करके कश्मीर अपने हाथ में ले लेगा। तो ये 3-4 मुद्दे ऐसे निगेटिव पॉइंट्स हैं जिनसे भारत जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने में रुक सकता है। ठीक है, रोका जा सकता है। इसके अलावा जो मेन पॉजिटिव टर्म है वो कौन सा है कि भारत जो है संस्थापक देश रहा है, यानी जब UNO की स्थापना ही हुई थी तब भी भारत UNO के साथ था और सदस्य देश था उस समय, बहुत पुराना भारत सदस्य देश रहा है। उसके अलावा UNO का ये कहना है कि भाई दुनिया में जितने भी देश हैं सभी को लोकतंत्र बनाना है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब जहाँ पे जनता की सरकार और जनता के हिसाब से सरकार चले। जैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो बात अलग है कि अमेरिका भी लोकतंत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है UNO के हिसाब से। तो लोकतंत्र भी भाई ये UNO की जो शर्त है इसको भी बढ़िया फॉलो किया है भारत ने। इसके अलावा आतंकवाद का जरा भी आश्रय इंडिया ने नहीं दिया है आतंकवादियों को, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि भारत UNO का सदस्य बनने के लिए है। इसके अलावा सबसे जो बड़ा पॉइंट है WHO, यानी भारत ने क्या किया है कि दुनिया की जितनी बीमारियां होती हैं उसमें दवाइयों का योगदान बहुत ज़्यादा देता है। यानी कहीं भी अगर विश्व में लड़ाई झगड़े हो गए तो वहाँ पे शांति पहुँचाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे क्या है अपने सैनिकों को भेज देता है निःशुल्क। उसके अलावा दवाइयाँ जो हैं वो भी निःशुल्क भेज देता है। ठीक है, WHO। तो इसके अलावा जैसे अभी कोरोना वायरस था तो भारत के द्वारा वैक्सीन जो है बहुत ज़्यादा विदेशों में भेजी गई है। तो यहाँ पे दवाइयाँ का जो है भारत बिना पैसे के भेजता है। तो यानी अगर यहाँ पे बजट ज़रूर कम देता है, लेकिन यहाँ पे जो काम कर रहा है कि सैनिकों को निःशुल्क भेज रहा है, कहीं लड़ाई हो गई तो उसके अलावा इंडिया से सैनिक चले जाते हैं, उसके अलावा दवाई जो निःशुल्क दी जाती हैं, तो ये काम इंडिया कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये भी इंडिया के क्षेत्र में पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं। ठीक, तो ये हमें बात पता चल गया कि सुरक्षा परिषद में इंडिया का कहाँ योगदान है और क्या है वो स्थायी सदस्य बन सकता है कि नहीं। इसके अलावा अगला पॉइंट जो है उसको समझते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद में तो जैसे बहुत सारी, इसका कार्य क्या है तो इसका नाम ही आर्थिक मतलब पैसे जुड़ा हुआ, सामाजिक मतलब समाज से जुड़ी हुई चीज़ें। ठीक है, तो इसमें क्या है बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जैसे यूनिसेफ, ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
जनसंख्या आयोग, ठीक है, आर्थिक रोजगार आयोग। तो इसमें क्या है, विश्व भर में ये देखा जाता है कि कौन सा देश कितना गरीब है कितना अमीर है, उसमें जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे किया जाए, ठीक। इसके अलावा बच्चों का विकास किस तरीके से किया जाए। तो ये बहुत सारी संस्थाएं हैं, ये पूरे वर्ल्ड भर में समानता फैलाने के लिए ये वाली संस्था कार्य करती है। इसको हम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कहते हैं। वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 54 है, ठीक है। लेकिन जब ये प्रारंभ हुआ था तब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 18। तो ये बात भी याद रखना है कि वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, 54, और जब ये स्टार्ट हुआ था तब 18 था। इसमें जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है, यानी 3 वर्ष तक कार्यकाल होता है, ठीक है। जबकि यह एक स्थायी संस्था है। स्थायी संस्था मतलब ये खत्म होने वाली नहीं है, और हर वर्ष 1/3 सदस्य जो है इससे पद से मुक्त हो जाते हैं। यानी हर वर्ष क्या होता है, जैसे 54 है तो 54 सदस्य हैं टोटल, तो 54 का 1/3 निकाल देंगे, ठीक। तो करेंगे तो 3 एकम 3 3 8 24, लगभग हर वर्ष 18 सदस्य जो होते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं। और हर वर्ष 18 सदस्य जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो 18 नए आ जाते हैं उसी वर्ष, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्थायी संस्था प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं इसमें, ठीक। 54 है टोटल, और प्रारंभ में 18 थे। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, और प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य जो है वो पदमुक्त हो जाते हैं। और इसकी बैठक वर्ष में कितने बार होती है, तो वर्ष में 2 बार बैठक होती है इसकी। किसकी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। अप्रैल महीने में, जैसे इस समय अप्रैल महीने में कहाँ होती है, तो न्यूयॉर्क में होती है, ठीक है। अप्रैल महीने में न्यूयॉर्क में बैठक होती है इसकी, और जुलाई के महीने में जिनेवा में रहती है। तो इसको बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो, जुलाई जा से जिनेवा, अप्रैल न्यूयॉर्क, ठीक है। तो अप्रैल का न्यूयॉर्क में, और जुलाई में जो बैठक होती है वो जिनेवा में, ठीक है। तो इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य अभी हमने आपको बता दिया है, विभिन्न आयोग, ठीक है। इसके अलावा समितियाँ, संस्थाओं, ठीक है, के द्वारा वर्ल्ड भर में जो बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हैं उनको दूर करने के लिए ये संस्था जो है कारागार है, ठीक है। समझ पा रहे हो। जैसे वर्ल्ड में लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन में ये बताया था कि जो लेबर व्यक्ति होते हैं, जो कार्य करने वाले मजदूर होते हैं, उनका कार्य जो है 24 घंटे में कितने घंटे को उनको काम करना है। इसके अलावा चिल्ड्रन फंड में जो बहुत छोटे घरों के बच्चे हैं, ठीक है। उसके अलावा जनसंख्या आयोग की वर्ल्ड की जनसंख्या को कंट्रोल में रखना है। तो ये सब संस्थाएं जो हैं, और बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो इसके अंतर्गत कार्य करती हैं, ठीक। तो ये तीसरा जो है बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं चौथा जो बॉक्स है, ये है प्रन्यास परिषद। वास्तव में प्रन्यास परिषद जो है ये अब वर्तमान में जो है कार्यरत नहीं है उतना। ये शुरू में जब ये बनाया गया था यूनो तब कार्यरत था क्या कि उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत सारे देश जो है जीते थे, जो देश जीते थे उसके अलावा बहुत सारे देश जो हार गए थे, और बहुत सारे देश गरीब हैं या थे उस समय। तो क्या कहा गया था कि प्रन्यास के अंतर्गत मतलब कि जो देश विकसित हैं और शक्तिशाली हैं वो क्या करेंगे कि जो देश बहुत ही ज़्यादा अल्प विकसित हैं या अविकसित हैं, जो बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है, उन देशों को, ये देश जो विकसित हैं, जो ताकतवर हैं, वो उनको गोद ले लेंगे। अर्थात गोद लेने का मतलब उनका शासन व्यवस्था चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि उन पे अत्याचार करें, उनका शोषण करें। जैसे कि ब्रिटेन जो था शुरू में सभी देशों पे राज्य करता था, वो क्या करता था, राज्य करता था, देशों को शोषण, देशों के नागरिकों का शोषण करता था, वहाँ का धन लूटता था, लोगों की जनसंख्या को परेशान करता था। तो प्रन्यास परिषद का तात्पर्य ये है कि ये इसलिए बनाई गई थी कि उस समय द्वितीय विश्व के पश्चात जितने देश ऐसे थे जो बहुत गरीब हैं, उन देशों को, जो अमीर देश हैं, वो क्या करेंगे, गोद ले लेंगे और उनका देखभाल करेंगे और उनका जरा भी फ़ायदा नहीं उठाएंगे। और जब वहाँ के लोग इतने सक्षम और पढ़े लिखे हो जाएंगे कि वो अपनी सरकार खुद चला सके, तब क्या है, वो अपना प्रन्यास परिषद से अलग हो जाएंगे, उनके उससे अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस उद्देश्य से संस्था बनाई गई थी। लेकिन वर्तमान में जो है ऐसा ये संस्था का उतना कार्य नहीं रह गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, और उस समय कौन कौन से देश जो थे वो प्रन्यास परिषद के सदस्य थे, मेन रूप से उसको समझ लेते हैं। तो देखो, न्यास पद्धति का सिद्धांत क्या सिद्धांत है, जो देश पिछड़े व कमज़ोर है उनकी सुरक्षा विकसित देश करें, ठीक है। मतलब तात्पर्य यही है कि जो देश पिछड़े और कमज़ोर है उनकी सुरक्षा कौन करेगा, विकसित जो ताकतवर देश हैं वो देश, जिन्हें न्यास का भार दिया गया था। यानी न्यास का भार कौन कौन से देश को दिया गया था, स्थायी देश कितने हैं, 5, लेकिन उन 5 में से उन 5 सभी को नहीं दिया गया था। किसको किसको दिया गया था, तो वो देखिए, यानी ऑस्ट्रेलिया से कहा गया था कि जो देश भैया वैसे हैं अल्प विकसित या फिर कमज़ोर हैं, उनको आप देखभाल करोगे। उसके अलावा न्यूजीलैंड था, तो 2 हो गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन, 4 देश हैं।
तो ये 4 देशों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो देश दुनिया भर में कमज़ोर और अल्प विकसित हैं उनको आपको क्या करना है, देखभाल करना है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। इसके अलावा चाइना, ठीक है, तो चाइना को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। रूस को भी ये जिम्मेदारी नहीं दी गई थी और फ्रांस को भी ये जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, जबकि ये देश जो हैं स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है इस समय, लेकिन ये इस समय जो है प्रन्यास परिषद उतना कार्य नहीं कर रहा है, वर्तमान में लगभग समाप्त हो चुकी है। और सबसे लास्ट में जो एक प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है पलाऊ द्वीप। ठीक, तो पलाऊ द्वीप जो है उसको अमेरिका ने सबसे लास्ट बार क्या कर दिया था, छोड़ दिया था कि भैया ये भी विकसित हो गया है और अपना शासन अब ये खुद चलाए। ठीक, इसके अलावा आगे अब देखते हैं इधर प्रन्यास परिषद का ख़त्म। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी विश्व में बहुत सारे जो लड़ाई के निपटारे के लिए मुद्दे जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग यानी न्यूजीलैंड में, केवल इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कल भी हमने आपको बताया था कि वो हेग न्यूजीलैंड में है। बाकी सभी जितने ये अंग हैं यूएनओ के, सबके मुख्यालय कहाँ पर हैं? तो सबके मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेग न्यूजीलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि 3 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस के रूप में 3 अप्रैल को भी मनाया जाता है। 3 अप्रैल 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी और इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या अधिकतम है वो कितनी है? 15 अधिकतम 15 न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि किसी देश के 2 न्यायाधीश जो है इसमें आ जाए। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका का एक ही न्यायाधीश जो है इसमें जा सकता है, रूस है तो रूस का एक ही न्यायाधीश जा सकता है। ऐसा नहीं कि 2 व्यक्ति एक ही देश के यहाँ पे न्यायाधीश बन जाए। ठीक, तो ये बात भी याद रखनी है कि एक समय में एक देश का एक ही न्यायाधीश इसमें सदस्य बनेगा। और ये जो इनकी संख्या होती है, इनका कार्यकाल जो होता है न्यायाधीशों का वो 9 वर्षों के लिए होता है। और 3 वर्ष बाद 5 जो न्यायाधीश हैं वो पदमुक्त हो जाते हैं और हर 3 वर्ष बाद 5 नए भर्ती हो जाते हैं। इसमें हमने कल बताया था कि जो कार्य होता है वो 2 ही भाषाओं में होता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ठीक है, जबकि प्रमुख कल बताया थी 6 भाषाएं थी, 3 भाषाओं में 2 भाषाओं में काम होता है। ठीक है, अंग्रेजी और फ्रांस। और न्यायालय का कोरम का मतलब ये समझिए कि अगर न्यायालय में काम होना है तो कोरम का मतलब होता है कम से कम कितने न्यायाधीश उपस्थित हों तभी उस न्यायालय में कार्य होगा। तो कम से कम टोटल न्यायाधीश कितने हैं? 15, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए तब काम होगा? तो 9, कम से कम 9 न्यायाधीश होने चाहिए तभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और सचिवालय। तो सचिवालय का कार्य क्या है? सचिवालय का जितना ये यूएनओ के जितने अंग हैं या यूएनओ की संस्था ये पूरी है, इसको प्रतिदिन के काम का निपटारा ये करती है। कौन? सचिवालय। ठीक है, जितने प्रतिदिन के जो काम, रोज़मर्रा के काम होते हैं, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये सब जो कार्य होते हैं, इसका कार्य किसका है? तो सचिवालय का है। ठीक है, और सचिवालय का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, जो हेड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम महासचिव कहते हैं। वर्तमान में जो महासचिव है, ठीक है, सचिवालय के, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुटेरेस। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये भी आप याद कर लोगे कि यूएनओ के प्रथम सचिवालय के महासचिव कौन थे, या इसे याद कर लो, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली। प्रथम महासचिव का नाम है त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक, तो यहाँ से इस तरीके से हमने देख लिया कि जितना ये यूएनओ के अंग हैं उनको एक एक करके हमने समझ लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके सारे अंगों के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। पहले वीडियो में हमने इसके इतिहास और अन्य बातों के बारे में चर्चा किया था, तो आप उसको देख लीजिए। बाकी यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप टैकल कर लीजिए। जितने क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे मिलेंगे वो आप आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद।